आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है और ये अभ्यास प्रश्न पत्र सेट है आपका सत्र 2022-23 के लिए। और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि देखिए कैसे प्रश्न आएंगे, आपका पेपर कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक कितने होंगे, 60 होंगे और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। आपको 10 अंक के बहुविकल्पी सही विकल्प आएंगे। ये सही विकल्प आपके 10 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मात्र एक ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चुनना है। तो जैसे आपका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। प्रश्न क्या है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी नंबर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और सी नंबर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और डी नंबर हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये 4 पुस्तकों के नाम। यहाँ से सही पुस्तक का नाम क्या है जिसको जेम्स मिल द्वारा लिखा गया है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। नंबर ए मुनरो, बी नंबर डलहौजी, सी नंबर जेम्स मिल और डी नंबर हॉल्ट मैकेंजी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इसका डी नंबर हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की, तो हॉल्ट मैकेंजी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1856 ईस्वी किसान द्वारा जमींदार क्यों परेशान थे। देखिए 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर भारी भरकम लगान कारण, कर वसूली के लिए सख्ताई, कर्ज न लौटा पाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे। भारी भरकम लगान के लिए परेशान थे, कर वसूली के लिए सख्ताई में भी जो कर वसूली सख्ताई से की जाती थी यानी कि सख्ती से की जाती थी उससे परेशान थे, कर्ज ना लौटा पाना उससे भी परेशान थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भूमि कौन सा संसाधन है। 4 ऑप्शन दिए आप बता सकते हैं। ए नंबर प्राकृतिक, बी नंबर मानवीय और सी नंबर मानव निर्मित। भूमि कौन सा संसाधन है, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है आपका, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय भी नहीं है, मानव निर्मित भी नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्राकृतिक संसाधन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ए नंबर तकनीक, बी नंबर ज्ञान, सी नंबर आवश्यकता और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है पूछा, तो तकनीक भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है और आवश्यकता भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक की उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना क्या कहलाता है। ए नंबर एग्रीकल्चर, बी नंबर हार्टिकल्चर, सी नंबर विटिकल्चर और डी नंबर पिशिकल्चर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या आवश्यक है, तो इसमें हार्टिकल्चर आ जाएगा। बी नंबर का आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया। प्रश्न क्या है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया। 4 ऑप्शन दिए, सन 1984 में, सन 1985 में, सन 1982 में और सन 1980 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कब किया गया था। तो इसका सही आंसर बी नंबर सन 1985 में। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण सन 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है उसका जनक किसे कहा जाता है। ए नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक कब तैयार किया गया। 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर 2000 में, बी नंबर 2002 में, सी नंबर 2003 में और डी नंबर 2005 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक कब तैयार किया गया, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा 2005 में। घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक 2005 में तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम सही विकल्प है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ए नंबर 15 अगस्त 1947 को, बी नंबर 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर 26 जनवरी 1948 को और डी नंबर 15 अगस्त 1950 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो बी नंबर का आंसर इसका सही है।
इस प्रकार से आपके 10 सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। यदि आपके 10 सही विकल्प सही होते हैं तो आपको 10 मार्क्स इससे प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको बताए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने जो सरकारी दस्तावेज थे उनको किस तरह सुरक्षित रखा, तो आप उत्तर बताएंगे। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख कक्ष बनवाए, रिकॉर्ड रूम स्थापित किए तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं आप, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। प्रश्न क्या है आपका, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ उत्तर नहीं लिख पाए थे लेकिन मौखिक आपको बता देते हैं। यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। प्रश्न क्या था हमारा, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं, जो यूरोप के बाजार थे वहाँ पे भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। किसकी मांग थी, बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च है, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी मांग थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। जो घुमंतु किसान होते थे, जो घूम घूम कर कृषि करते थे, वह मुख्यतः कहाँ रहते थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में ही रहते थे। कहाँ रहते थे, मध्य भारत के पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है। प्रश्न क्या है आपका, भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है। तो आप उत्तर बताएंगे, सभी प्रदेशों में भूमि का उपयोग एक समान नहीं होता है। जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के, सभी प्रदेशों में भूमि का उपयोग एक समान नहीं होता है। इसलिए भूमि उपयोग का अनुपात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काफ़ी भिन्न होता है। इसलिए भूमि उपयोग का अनुपात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काफ़ी भिन्न होता है। इसे भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम बताइए। कोई मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम पूछा है आपको। मानव निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना था आगे, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के, यहाँ पे आ जाता के नाम लिखिए। ये प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न में यहाँ पे प्रिंटिंग मिसिंग है तो आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए आ जाएगा। तो हमने उत्तर में क्या बताया, मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1, मानव द्वारा क्या क्या बनाया गया वह आपको यहाँ बताना है। जैसे मानव निर्मित संसाधन क्या हो गया, पुल हो गया, मशीनें हो गई, सड़क हो गई, भवन, उपकरण, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न क्या था हमारा, विनिर्माण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है। विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानव द्वारा जो प्रयास किए गए मानवीय प्रयासों से है, जिनमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है। देखिए इसमें क्या कहा है आपको, विनिर्माण से क्या अभिप्राय है, तो आप बताएंगे विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है, जिनमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है, जिससे उत्पाद की मूल्य वृद्धि हो जाती है, वह विनिमय निर्माण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। हम उत्तर बताएंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे छोटे रूप में हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, PKVY। P मीन्स हो गया प्रधानमंत्री, K मीन्स कौशल, V मीन्स विकास और Y मीन्स योजना। तो PKV प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया।
भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण वर्ष लगे? इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? यह थोड़ा सा मिसिंग है। प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया और इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो आप उत्तर बता सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो प्रश्न था संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कितना समय लगा? तो इसके निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने दिन कम है, 12 दिन, नहीं तो पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायिक समीक्षा को समझाइए। प्रश्न क्या है? न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो न्यायिक समीक्षा का क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न 19 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखिए, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? आप उत्तर बता सकते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से उसके बारे में आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ये आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे। ये कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 5 अंक के। इसके पहले लघुत्तरी प्रश्न जो बताए थे वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे आपके, और 5 अंक के प्रश्न में 2 प्रश्न दिया रहेगा, एक अथवे में दिया रहेगा। तो आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न को बताना है। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 21 है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे? प्रश्न क्या है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? देखिए, उत्तर में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज आवश्यकता अनुसार किसानों को विभिन्न फसलें उगाने को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में पटसन। देखिए, क्या हमारे भारत देश में जो था, भारत देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज आवश्यकता अनुसार, जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार किसानों को विभिन्न फसलें उगाने के लिए क्या करते थे? मजबूर करते थे। कौन से किसानों को? भारतीय किसानों को। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अंग्रेजों ने अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए भी मजबूर किया। अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण की नीति के कारण भारतीय किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण की नीति के कारण भारतीय किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे कंपनी किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके, साथ ही यूरोप के बाजारों में अपना मुनाफा भी चौगुना कर सके। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 का अथवा, इसी का अथवा प्रश्न है। अथवा का प्रश्न क्या है? शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की? प्रश्न क्या है आपका? शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। प्रश्न पूछ सकता है या विकल्प खाली स्थान में भी आ सकता है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की और कब की? तो आप उत्तर बता देंगे शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। और क्यों की? तो देखिए, पहला पॉइंट बताया, टैगोर बचपन में स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। यहाँ पे हमने चढ़ते लिखते हैं, चिढ़ते थे। टैगोर बचपन में स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी और जेल जैसा लगता था, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। टैगोर बचपन में, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन में बहुत स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? छोटी की मात्रा लगा देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताएंगे, टैगोर बड़ा होने पर ऐसा स्कूल खोलने की सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, वे मुक्त तथा रचनाशील बने, वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। फिर अगला पॉइंट है, उनका मानना था कि सजातीय शिक्षा के केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 21 के दोनों प्रश्न आपको बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आता है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? तो उत्तर देखिए, इसका प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्नकाल क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है।
इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस प्रकार सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार ये जो आपका प्रश्न था, संसद और प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है, तो हमने इस उत्तर के माध्यम से आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उसके अथवे का प्रश्न है। आपको ऊपर वाला प्रश्न कीजिए अथवे वाला। तो यहाँ अथवा वाला प्रश्न है, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण भी हो सकता है। इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और भी अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती या रह चुकी हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23। और बच्चों आपको ये भी बता दें कि ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक हैं, 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। आपको कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 23 देखिए, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर बता देंगे, वन मनुष्य के लिए बहुमूल्य संसाधन है। वन किसके लिए? मनुष्य के लिए बहुमूल्य संसाधन है। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। नंबर 2, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, लुगदी, गोंद और रबड़ प्राप्त होती है। नंबर 3, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4, वन भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। नंबर 5, वन हमारी पालितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न क्या है? श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये है नंबर 1 निर्वाह कृषि और नंबर 2 वाणिज्य कृषि। अब इसके बाद हम निर्वाह कृषि क्या है उसके बारे में बताएंगे। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि क्या होती है कि जो कृषक होता है, जो किसान होता है, किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि करता है। इसमें पारंपरिक निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और केवल पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि की चावल मुख्य फसल है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन भी शामिल है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। तो ये आपको निर्वाह कृषि बता दिए। आपको ये 3 नंबर में निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है प्रश्न पूछ सकता है, या वाणिज्य कृषि कैसे कहा जाता है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए वाणिज्य कृषि क्या है? वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। देखिए वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन जो होता है या पशुपालन जो करते हैं उसको हम बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें मुख्य गेहूं, मक्का, कौवा, चाय, केला, कपास इत्यादि फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? 23 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमने जो सामाजिक विज्ञान का कौन सा पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र समझा है जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यदि ये आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।